हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा अपने छोटे छोटे क्लिप मेथड लेक्चर्स के अंदर आज जो नया एक टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक का नाम है फीवर और पायरेक्सिया। ठीक है, देखिए आपने कई सारे जो अलग अलग डिजीजेस के अंदर फीवर का नाम सुना होगा। ठीक है, और आप या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है फीवर को एक बीमारी के लक्षण या फीवर को एक डिजीज के सिम्टम के तौर पे देखता है। ठीक है, और जो कि जनरली काफी हद तक होता भी है। ठीक है, लेकिन पहली बात तो ये है कि हम देखें कि बेसिकली फीवर होता क्या है, कब कब ये होता है, फीवर के अलग अलग टाइप हैं और ये क्यों होता है। ठीक है, कई सारी चीजें हैं इसके अंदर, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो फीवर है इसको हम पायरेक्सिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरेक्सिया। अब देखिए, पायरेक्सिया एक वर्ड है और एक वर्ड और होता है पायरिया। पायरिया और पायरेक्सिया थोड़े थोड़े बोलने में जो है उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा है। ठीक है, इसलिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बता दूं आपको, पायरेक्सिया का मतलब होता है, हम बात करते हो हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया, ठीक है, हाइपर हो गया, फिर उसके बाद में हाइपरथर्मिया भी कह सकते हैं, या फिर हम बात करें तो फीवर भी कह सकते हैं। जैसे ही बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है जो कि पर्टिकुलर एक रेंज में होता है, जब भी बॉडी टेम्परेचर इससे ज्यादा जाता है तो इसको हम फीवर, हाइपरथर्मिया या पायरोक्सिया में कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और पायरिया जो है वो एक गम डिजीज है जो मसूड़ों में होती है, जिसके अंदर मसूड़ों में इंफेक्शन होता है। ठीक है, उसकी वजह से पस फॉर्मेशन होता है, मुंह से स्मेल आती है, वो होता है पायरिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। और पायरेक्सिया होता है फीवर। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो देखिए जो नॉर्मल जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको हम 37 से लेके नियरली 38 की बात करें तो वहां तक हम इसको नॉर्मल रेंज में कंसीडर करते हैं। बट नॉर्मली अब इसको हम अगर बात करें तो जनरली नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बट एक रेंज है जिसमें ये फ्लक्चुएट करता रहता है अकॉर्डिंग टू डे। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मली मेंटेन्ड विद इन 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस इन रेंज of 37 to 38 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज जनरली कंसिडर्ड टू बी 37। तो ध्यान रखेंगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम 37 में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बॉडी जो का जो टेम्परेचर है ये पर्टिकुलर नहीं होता है, ये एक बॉडी की एक छोटी सी रेंज में फ्लक्चुएट होता रहता है अकॉर्डिंग टू डे टाइम और नाइट टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाइट टाइम में जनरली क्या होता है, टेम्परेचर जो है दिन की के कंपेरिजन में कम होता है रात में। ठीक है, और दिन में टेम्परेचर रात के कंपेरिजन में ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये कम या ज्यादा फ्लक्चुएट होता है एक छोटी सी रेंज में। ठीक है, एक छोटी सी विंडो है 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस की। उसके अलावा इसको देखेंगे कब क्या होता है, तो हम बात करें अगर सुबह की बात करें, सवेरे अर्ली मॉर्निंग की बात करें तो अराउंड 6 जो AM की हम बात करें तो ये जो है क्या होता है, लो, सबसे लो होता है। और उसके अलावा शाम के नियर बाय हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा होता है, हायर टेम्परेचर होता है। तो एक रेंज है और ये एक फ्लक्चुएशन है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का। ठीक है, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा कुछ इस तरीके से फ्लक्चुएट होता है। गॉट इट? दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ऑलमोस्ट स्टैटिक है। तो इस हिसाब से हम बात करें तो ह्यूमंस आर थर्मोस्टैटिक। क्या होते हैं? हम बात करें तो इसको हम आइसोथर्मिक भी कहते हैं या वार्म ब्लडेड से भी जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? बिकॉज ह्यूमंस आर एबल टू रेगुलेट, और हम इसको मेंटेन भी कह सकते हैं, ये रेगुलेट कर सकते हैं। ह्यूमंस जो हैं वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए हम इनको वार्म ब्लडेड और आइसोथर्मिक कहते हैं। समझ में आ रही बात? गॉट इट? इसमें क्या होता है कि जब ये जो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में हमने, आपको याद होगा मेटाबॉलिज्म का जब हमने डिस्कशन किया था तो हमने कहा था कि भाई कोई भी जो रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ, कि कोई भी रिएक्शन 100% क्या नहीं होती है, एफिशिएंट नहीं होती है, उसमें हीट लॉस होता है और दैट हीट इज यूज्ड टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। गॉट इट? सर्दियों में टेम्परेचर जब लॉस होता है तो वही हीट जो है उस टेम्परेचर को मेंटेन करती है। बात समझ में आ रही है? गर्मियों में हालांकि इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर पहले से ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा हीट लॉस नहीं होता। इसलिए हमको गर्मियों में, आपको अगर एक नॉर्मल सा वर्ड जो है सेंटेंस हम यूज करते हैं कि गर्मियों में प्यास ज्यादा लगती है, भूख कम लगती है। भूख कम क्यों लगती है? क्योंकि बहुत ज्यादा हीट लॉस नहीं होता है, क्योंकि पहले से टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं होती हीट की। और सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में ही हमारे फूड का बहुत बड़ा हिस्सा यूज होता है, इसलिए सर्दियों में हम ये कहते हैं कि भूख ज्यादा लगती है। गॉट इट?
तो ये एक नॉर्मल बात हुई टेम्परेचर और उससे रिलेटेड, हम वार्म ब्लडेड है। अब बात आती है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर से जब ज्यादा चला जाएगा तो उसको हम फीवर कहेंगे, पायरेक्सिया कहेंगे। बात आती है क्यों होता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ एक डायग्राम, हम एक चीज देख रहे हैं, ये हमारे मिड ब्रेन का एक डायग्राम है, फोरब्रेन और मिड ब्रेन का एक जनरल एक ट्रांसफर सेक्शन है, जिसमें हम बात करें तो हमारे यहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस, जो हमारे इस पार्ट का नाम है। जहां पर नीचे जो है हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, बात समझ में आ रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, इसलिए उसका नाम क्या है? हाइपोफाइसिस सेरेब्रा, ठीक है। और ऊपर होती है पीनियल ग्लैंड, उसको क्या देते हैं? एपिफाइसिस सेरेब्रा, ठीक है। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। तो हाइपोथैलेमस जो है बेसिकली, हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। उसमें भी हम बात करें तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस स्पेसिफिकली जो है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर मैनेजमेंट का फंक्शन है वो हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो एक रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और उसी की वजह से हम बात करें तो जो है बीएमआर बढ़ती घटती है, हीट जो है वो अरेंज होती है बॉडी में और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, गॉट इट, ठीक है। वहां पर जो पर्टिकुलर जो एरियाज हैं वो थर्मोसेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इसलिए हम बात करें तो बहुत ज्यादा फीवर जब बढ़ जाता है तो ब्रेन को, कुछ लोग कहते हैं दिमाग में बुखार चढ़ गया, टेंपरेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि बहुत सारे एक साथ बैरियर्स या बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज फेल हो जाती हैं, ठीक है। वो क्यों होता है उसकी बात भी हम आगे करेंगे। चलिए, तो ये तो हुई बात, पहली चीज टेम्परेचर नॉर्मल जो है 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो रहा है अगर, ठीक है, या 38 डिग्री तक पहुंच गया, 38 डिग्री इक्वल हो गया है 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जो हो गया है, ठीक है, उसको हम कंसिडर करते हैं फीवर में, ठीक है। उसको हम देखते हैं वो कैसे होता है आगे। यहां अब बात आती है जो है पैथोजेनेसिस ऑफ फीवर। अब ये क्या है, सुनें ध्यान से। फीवर कॉज करने वाले सब्सटेंसेस को कहा जाता है पायरोजेंस। क्या कहा जाता है? पायरोजेंस, ठीक है। सब्सटेंसेस विच आर रेस्पॉन्सिबल टू कॉज पायरेक्सिया और फीवर इन बॉडी, ठीक है। और ये बेसिकली है क्या, जैसे ही जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस से हम बात करें तो ज्यादा या उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इक्वल और मोर देन जो हम बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम बात करें तो मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस की हम बात करेंगे तो उसको कहेंगे फीवर। बात समझ में आ रही, ठीक है। जैसे ही 38 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे ज्यादा टेम्परेचर जब हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर जब हो जाएगा, उसको हम फीवर में कंसीडर करेंगे। फीवर कॉज करने वाले वो केमिकल्स जिनकी वजह से फीवर होता है उनको कहा जाता है पायरोजेंस। और ये पायरोजेंस जो है बेसिकली यही कोर टेम्परेचर को जो है एवेल्युएट करते हैं, ठीक है, एलिवेट करते हैं। बात समझ में आ रही है, इसको ये बढ़ाते हैं। अब ये जो पायरोजेंस हैं, केमिकल्स हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक दो होता है एक्सोजीनस, एक होता है एंडोजीनस। एक्सोजीनस वो होते हैं जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से रिलीज होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से फीवर कॉज होता है। बात समझ में आ रही, वो केमिकल्स जो जब रिलीज होता है जब कोई बाहर से कोई फैक्टर आया, बट जैसे कि हम बात करें एक्सोजीनस की बात करें, ड्राइव्ड फ्रॉम आउटसाइड द होस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टॉक्सिन्स, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड नॉट, मतलब जो चीज जो भी बॉडी में नेचुरल नहीं प्रेजेंट है वो किसी तरीके से बॉडी में इंक्यूबेट कर जाती है, तो उसकी वजह से जो है जो कुछ पर्टिकुलर जो हमारी बॉडी में इवेंट्स होते हैं उनमें से एक सेल होती है उसका नाम होता है मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज जो है बेसिकली इन पायरोजेंस कर रिलीज करती है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली इंड्यूसेस द रिलीज ऑफ एंडोजीनस पायरोजेंस फ्रॉम द मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज जो होते हैं जाइंट फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो मोनोसाइट के मॉडिफिकेशन से बनती है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जो एंडोजीनस पायरोजेंस हैं, एंडोजीनस पायरोजेंस का जो रिलीज है वो करती है मैक्रोफेजेस, गॉट इट। तो ये देखिए पायरोजन, पहली बात फीवर 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर, कारण पायरोजेंस क्या है जो फीवर कॉज करते हैं। दूसरी चीज दो टाइप के होते हैं, एक्सोजीनस, एंडोजीनस। सबसे पहले बात करें एक्सोजीनस की। एक्सोजीनस वो हैं जो किसी फॉरेन पार्टिकल की वजह से रिलीज होते हैं। बात समझिए, उनमें हम बात करें तो जो मैक्रोफेजेस जो हैं वो इनका रिलीज करेंगी। दूसरे कौन से हैं, दूसरे की हम बात करेंगे तो वो आ जाएंगे एंडोजीनस पायरोजेंस। एंडोजीनस पायरोजेंस वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ एब्नॉर्मलिटीज की वजह से रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल डिराइव्ड फ्रॉम मैक्रोफेजेस आल्सो बट स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन पास दो ब्लड ब्रेन बैरियर। अब देखिए दोनों में एक डिफरेंस आएगा, उसको मैं थोड़ा सा बाद में आखिर में एक्सप्लेन करूंगा, पर उसको समझे क्या होता है। ये जो पायरोजेंस होते हैं ये ट्रिगर होते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। किसके थ्रू होते हैं? ट्रिगर हाइपोथैलेमस टू रिलीज PGE2। ये एक पर्टिकुलर जो है हम बात करें, देखिए यहाँ PGE2 है, ये पर्टिकुलर एक पायरोजन है जो किसके ट्रिगर से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस के। वहां पर जो एंडोजीनस के अंदर, जो एक्सोजीनस के अंदर जो ट्रिगर कौन था,
पैथोजेंस, बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स। लेकिन यहां पर बॉडी में हुए कुछ चेंजेस जो हैं वो हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करते हैं, और वो हाइपोथैलेमस फिर फर्दर जो है हम बात करें तो PGE2 जो पायरोजन है उसके रिलीज को ट्रिगर करता है। तो ये हो गया एक एंडोजीनस, बात समझ में आई। इसमें हम बात करें तो ये जो अलग अलग वेजोडायलेशन होते हैं, जो हीट प्रोडक्शन है, कई सारी चीजें जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं जिनकी वजह से ये होता है। पर ये सारे के सारे चेंजेस जो है इंटरनल चेंजेस है। क्या है? इंटरनल चेंजेस। वहां पर क्या होता है? एक्सटर्नल। इसलिए इसको एंडोजीनस कह रहे हैं, उसको एक्सोजीनस कह रहे हैं। गॉट इट? बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्सोजीनस, एंडोजीनस। एक्सोजीनस बाहर से आने वाले की वजह से, एंडोजीनस अंदर ही कुछ हो रहा है, उसकी वजह से हाइपोथैलेमस ने एक पायरोजन रिलीज करवा दिया। बात समझ में? रिलीज यहां भी वही कहां से हो रहा है? यहां भी मैक्रोफेज से ही होगा जनरली, यहां भी मैक्रोफेज से ही होगा होने को, पर वहां उसको कौन करवाएगा? बाहर से आने पार्टिकल्स। कहां पर? एक्सोजीनस में। एंडोजीनस में अपने आप हो रहा है। दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। आपने अगर नोटिस किया हो तो यहां पर हम देखें तो ये जो पर्टिकुलर पायरोजेंस हैं, इनकी अगर हम बात करें तो दे कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये वो बैरियर है जो ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बाउंड्री बना देता है, क्योंकि देखिए ब्लड में जो चीज है वो हर एक चीज ब्रेन में नहीं पहुंच सकती। अगर पहुंच जाएगी तो क्या होगा? अगर पहुंच जाएगी तो सीधा ब्रेन तक पहुंच जाएगी। ब्रेन जो बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, आदमी पगला सकता है 2 ही मिनट में, समझ रहे हो? तो इसलिए उसको जो चीज, जो बैरियर है, ठीक है, वो बैरियर जो है, जो ब्रेन, मतलब देखिए ब्लड जो है वो ब्रेन के अंदर एंटर नहीं होता। ब्लड क्या करता है? ब्रेन के पास से निकल के आ जाता है, ठीक है। जैसे कि वो फिल्मों में नहीं होता, जो स्मगलिंग करने वाले होते हैं, वो किसी के पास में आते हैं और चुपचाप से अपना सामान लिया और दूसरा दिया और निकल जाते, बात भी नहीं करते। वहां जैसे CID वाले होते हैं या फिर रॉ वाले दिखाते हैं जैसे फिल्मों में। तो वैसे ब्लड जो है वो ब्रेन के पास से निकलता है, जो लेना देना होता है इनकर करा के वापस आ जाता है। ब्रेन के अंदर ब्लड एंटर नहीं होता। क्यों? अगर ब्लड एंटर हो गया उसके साथ में जो उसमें जितने भी इन्फेक्टिव पार्टिकल्स है वो भी एंटर हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो यहां पर ये वाले जो पायरोजेंस हैं जो यहां रिलीज हो रहे हैं, इन सब की वजह से जो भी एक्सोजीनस पायरोजेंस हैं, दे कैन नॉट पास द ब्लड ब्रेन बैरियर। बट अगर मैं बात करूं एंडोजीनस के बारे में, तो एंडोजीनस जो है हम बात करें, कहां गया? हाँ, कैन पास द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये बात ध्यान रखने वाला है, ठीक है। एंडोजीनस जो है वो क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि रिलीज ही हाइपोथैलेमस के ट्रिगर की वजह से हो रहे हैं। ये अलग टाइप के हैं, दे कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। गॉट इट? चलिए अगला देखते हैं इसमें। तो आगे वाली जो बात आती है, ध्यान से देखेंगे। अब आता है कि जो फैक्टर दैट अफेक्ट द एंजाइमिक एक्टिविटी। देखिए फीवर जो है इसकी वजह से अब बॉडी में होने वाला क्या है? 2 चीजें हैं। इन्फेक्शन की वजह से अगर हुआ है, ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, वो किसी एक बीमारी या डिजीज के सिम्टम में काउंट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? पहली चीज की मान लो जो देखिए ओवरऑल क्या होता है, इस सब को भूल जाइए, क्या लिखा हुआ छोड़िए, एक ग्राफ है जो सब कुछ समझा देगा, ठीक है। ये ग्राफ क्या कह रहा है? ये ग्राफ है भाई, इस एक्सिस पे हमने रखा है रिएक्शन रेट किसकी? एंजाइम्स की। किसकी? एंजाइम की। या एंजाइम वर्सेस टेम्परेचर की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? एंजाइम वर्सेस टेम्परेचर। दूसरी तरफ बात करें तो ये है टेम्परेचर। अब देखिए एंजाइम्स के साथ सीन ये है, ये एंजाइम की रिएक्टिविटी यहां पर है, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही एंजाइम मैक्सिमम काम करते हैं। अब अगर टेम्परेचर घट जाएगा या बढ़ जाएगा तो दोनों में ही इनकी जो एक्टिविटी की रेट है वो घट जाएगी। लेकिन अगर कम हो रहा है टेम्परेचर तो ये एक पर्टिकुलर पे आके रुक जाएगी। मतलब कम जब होता है तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव होते हैं, डीनेचर नहीं होते, क्योंकि एंजाइम, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन बाय नेचर। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन बाय नेचर। और टेम्परेचर जैसे कम होगा तो प्रोटीन्स इनएक्टिव होने लगते हैं, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो डीनेचर होने लगते हैं। तो डीनेचर होने के कंडीशन में ये 0 भी हो सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इधर ये 0 भी हो सकती है, क्योंकि वहां पर प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, खत्म होने के बाद काम ही नहीं करेगा। इनएक्टिव स्टेट में क्या है कि इनएक्टिव में यहां के भाई एक मिनिमम तक पहुंच गया, इससे कम में तो काम चल ही रहा है, मतलब वो डेड नहीं हुआ है ऑर्गेनिज्म, वो एंजाइम काम कर रहा है लेकिन ऑलमोस्ट। लेकिन क्यों? जैसे यहां आया, मान लो वापस रिकवरी होती है टेम्परेचर की इस तरफ, तो ये वापस काम करना शुरू कर देगा। पर अगर इसकी रिकवरी होती है तो ये रिकवरी काम नहीं, क्योंकि यहां पर 0 हो चुकी, खत्म ही हो गया एंजाइम। बात समझ में आ रही? तो सिंपल वे में जब फीवर आता है तो फीवर के 2 केस हो गए। पहला केस क्या था कि एक्सोजीनस अगर पायरोजन है, क्या है? एक्सोजीनस अगर पायरोजन है तो उस केस में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का, बढ़ा तो एंजाइम्स की भी क्या होगा? धीरे धीरे एंजाइम्स की जो रिएक्शन रेट क्या होगी? कम होगी। पैथोजन भी, माइक्रोब्स भी किस पे काम करते हैं? एंजाइम्स पे काम करते हैं। अगर एंजाइम उनके कम काम करेंगे तो क्या होगा? उनकी मेटाबॉलिक रेट घटेगी, और मेटाबॉलिज्म अगर उनका घटेगा तो उनकी ग्रोथ घट जाएगी। मतलब फीवर जो है सिम्टम होने के साथ साथ एक इम्यून रिस्पॉन्स, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक इम्यूनिटी भी है, जो क्या कर रही है? जो शरीर में एंटर होने वाले सारे पैथोजेंस को, रोगाणुओं को, बीमारी करने वाले सारे सूक्ष्म जीवों को, उनकी ग्रोथ को रोक देती है। बात समझ में आ रही है?
ठीक है। लेकिन वही अगर वो अगर मान लो कौन सा एंडोजीनस है, तो एंडोजीनस के केस में बॉडी के अंदर पैथोजेंस तो है ही नहीं, तो एंडोजीनस कंप्लीटली किसको हर्ट करेगा, हमारी खुद की बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो एंजाइम्स के ऊपर वर्क करती है। तो उस केस में हमारी बॉडी के खुद के एंजाइम्स जो है वो डिनेचर होने लगेंगे और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उस केस में डेथ भी हो जाती है। बात समझ में आया? तो ये बात हुई एंडोजीनस एक्सोजीनस पायरोजेंस के बारे में और फीवर के बाद में, और ये है फीवर और टेम्परेचर या फीवर और एंजाइम्स का रिलेशन। बात समझ में आया? इसलिए जो है जो जैसे फ्रिज में खाना खराब नहीं होता, क्यों? फ्रिज का टेम्परेचर कम है तो वहां पर जो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते तो खाना खराब नहीं होता। और खाना खराब कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। गर्म कर देते हैं तो खाने को बार बार, तब भी खराब नहीं होता, क्यों? वहां पर भी उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, एंजाइम उनके काम करना कम कर देते हैं, तो उस केस में उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, और ग्रोथ रुक जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ेगा ही नहीं तो क्या होगा? खाना खराब भी नहीं होगा। तो ये हुई एंजाइम और टेम्परेचर की एक रिलेशन और उनका एक सिनेरियो। समझ में आया? चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।